नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट धर्मदेव और आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टमक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ईसोफेगस के बारे में दोस्तों। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक को जानने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक दोस्तों, अध्याय 2 के जो सांख्य योग है उसका एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देहो अस्मिन् यथा बाल कुमार यौवन जरा तथा देहांत प्राप्यते धीरम तत्वना मोह्यति। भगवान जी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार इस जो जीवात्मा रूपी शरीर है इसमें जिस प्रकार ये महत्वपूर्ण जैसे बाल अवस्था, कुमारी अवस्था, यौवन अवस्था और लास्ट में जो बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, अंदर का जो सूक्ष्म जीवात्मा रूपी शरीर है वो भी एक शरीर को छोड़कर आगे दूसरे शरीर को प्राप्त करता है दोस्तों। तो इसी प्रकार हमें इस शरीर के जाने की जो है बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो जन्म लेता है वो जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु को भी साथ में लेकर आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे स्टमक के बारे में। बात करते हैं स्टमक क्या है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको पता होगा स्टमक में जो आपकी प्रोटीन्स वगैरह है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे आपका वाटर होता है, आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल पीते हैं, आपको पता होगा कि अल्कोहल आपके स्टमक से जो है एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। कुछ शुगर्स होते हैं वो भी आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों स्टमक की बात करते हैं। स्टमक क्या है, आपका एक जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस प्रकार से ये देखिए, आपको स्टमक दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका क्या है स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो ये वाली आपकी इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है जिसकी वजह से HCl एसिड का जो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताया हुआ, ये इसका कार्डियक एंड है दोस्तों। हमने पहले ही बात की थी जो इसके बारे में, अभी तक जो इसोफेगस के लास्ट में एंड में होता है। और ये इसका फंडस पार्ट है, ये मैक्सिमम इस पार्ट में जो है क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस ही होती है दोस्तों। ये इसका बॉडी पार्ट है, ये ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर और ये पाइलोरिक एंट्रम है दोस्तों, पाइलोरिक एंड। ये जो है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट के साथ जो है आगे फर्दर मिलता है दोस्तों। अब इसके बारे में हम क्या है इसके बारे में बता दूं, जो आपका स्टमक है इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेल्स होती हैं दोस्तों। इसमें नंबर 1 है आपकी पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को ही हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं दोस्तों। मेनली जो हमारा HCl है वो जो है इसी ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है दोस्तों। अब ऐसा तो है कि पूरा पूरा HCl इसी सेल से निकल जाएगा, सेल तो जल के खत्म हो जाएगी, इतना कंसनट्रेटेड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये H पॉजिटिव अलग ही एंड से निकलता है और Cl नेगेटिव अलग, और आगे मिलकर ये आपके स्टमक जो है इकट्ठा हो जाता है HCl। हो गया दोस्तों। तो ये इसी के साथ साथ जो पैराइटल सेल है ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनाती है दोस्तों, ये भी याद रखना है। इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जिसको साइनाकोएलामिन कहते हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है दोस्तों। ये इसमें क्या होता है, RBCs की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये विटामिन B12। इसी वजह से अगर इस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है दोस्तों शरीर में, तो इसी वजह से परनीशियस एनीमिया जो है एक महत्वपूर्ण बीमारी हो जाती है दोस्तों। ये किसकी वजह से होती है, इस इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह कमी की वजह से। दूसरी सेल्स होती है उनको कहते हैं हम जी सेल्स। जी सेल्स क्या करती हैं दोस्तों, ये एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारी गैस्ट्रिक ज्यूसेस है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ये गैस्ट्रिन दोस्तों। फिर आपकी थर्ड प्रकार की और सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं हम उनका नाम था, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया हूँ मैं, उनका नाम याद करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जो थर्ड प्रकार की सेल्स है आपकी वो जाइमोजन स्क्रीट कहते हैं, जाइमोजन स्क्रीटिंग सेल्स होती हैं दोस्तों, और इन्हीं को ही पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो स्टमक होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स भी स्क्रीट करता है। उन एंजाइम्स में से एक एंजाइम है पेप्सिन।
पेप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम आपके प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। एक और एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है दोस्तों, वो सॉल्यूबल जो आपकी केसिन है इसको इनसॉल्यूबल केसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, है ना। और फिर रेनिन के बाद क्या होता है, आपको फिर आगे नेक्स्ट बताएंगे। जो एक वर्ड यहाँ पे और आता है उसको बोलते हैं कायम। कायम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। जैसे ये बोलस हमने बताया था आपको, ये देखिए जैसे ये बोलस जो है आपके फूड इधर से आ रहा है बोलस की फॉर्म में, जैसे ये इधर HCl के साथ कन्वर्ट होता है बोलस प्लस HCl, या जो अदर यहाँ पर एंजाइम्स भी रहते हैं वो क्या कहलाता है, यहाँ पर कायम कहलाता है दोस्तों। यही कायम आगे चलकर कहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में जाता है दोस्तों, डोडेनम में पहुंच जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। और यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूँ कि कई केस में क्या होता है, एक डिजीज़ हो जाता है स्टमक में, उसको कहते हैं स्टमक अल्सर दोस्तों। स्टमक अल्सर का आपको एक बात बता दूं कि जो स्टमक अल्सर होता है आपको पता ही होगा कि इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम क्या है, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी इसका पूरा नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, ये क्या करता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में जो है सर्वाइव कर सकता है, हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। ये इसलिए क्या हो जाता है कि जो कई बार किसी आदमी को बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, स्टमक को ही निकालना पड़ता है दोस्तों कई बार, है ना। स्टमक की सर्जरी को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं गैस्ट्रोटोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। अब आपको पता होगा दोस्तों, अगर स्टमक ही निकाल दिया जाए तो इससे एक महत्वपूर्ण बीमारी हो सकती है, मैंने अभी तक भी बताया था, परनीशियस एनीमिया, क्योंकि जो स्ट्रेसिंग फैक्टर है वही नहीं बन पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी उम्र इंजेक्शन ही लगाने पड़ेंगे इसके विटामिन B12 के, साइनोकोलमिन, तभी आपकी आरबीसीज फॉर्म हो पाएगी दोस्तों। और आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपको मैं फंक्शन भी बता दूँ साथ साथ में, HCl का फंक्शन क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फंक्शन होता है इसका, ये जो क्या करता है आपकी प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। सेकंड फंक्शन क्या होता है कि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। एक क्या करता है, जो एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड डिजीज हो सकती है दोस्तों। ये क्या कर देता है, जो ये सैल्मोनेला टाइफी है इसको किल कर देता है दोस्तों। इसको किल करने के बाद ये जैसे गंदा पानी पीते हैं, गंदा खाना खाते हैं, उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है कई बार। अब दोस्तों जो आपको पता होगा, कई आदमी होते हैं जिनको ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, वो एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो एंटासिड होने के बाद जो एसिडिक कॉन्स्टेंट वो तो कम हो जाती है एसिड निकलना, बट क्या होता है कई बार अगर वो बैक्टीरिया आपके स्टमक में आ जाए सल्मोनेला टाइफाई, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड कंटेंट तो कम है, क्योंकि ये जो एसिड है आपके इस सैल्मोनेला टाइफाई को किल कर देता है दोस्तों। अब अगर एसिड ही आपकी बॉडी में कम होगा, तो आपके स्टमक में कम होगा, तो क्या हो जाएगा, आप बहुत ही ससेप्टिबल हो जाएगी इस डिजीज़ के लिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।